Now see the topic electrostatics. Electro means charge, static means rest. Charge at rest is called electrostatics. So see that charge at rest is called electrostatics. First topic, frictional electricity. What is the meaning of frictional electricity? जब ये ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे ये, तो ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और सिमिलरली एक इबोनाइट रॉड आती है, एक खास किस्म की वुड होती है ये, ठीक है ना, लैब में मिल जाएगा इबोनाइट रॉड. व्हेन इट इज रब विथ वुल से, कैट स्किन से या फर से रब करेंगे ये, तो इबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड वुल एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. नाउ यू सी दैट कि इबोनाइट रॉड नेगेटिव क्यों एक्वायर किया, वुल पॉजिटिव क्यों एक्वायर किया. जब ये इसे रब करते हैं ना, ये रब करने पे क्या होता है कि जो जिसके आउटर मोस्ट में लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफर होगा. जैसे वुल इबोनाइट के कंपेयर में लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. डज मास इज अफेक्टेड. देखो इलेक्ट्रॉन इज मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की मास होती है, तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन दो एक्स्ट्रा इसमें आ गया तो इसकी मास इंक्रीज हो जाएगी और इसकी कम हो जाएगी. सो सी दैट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, the glass rod acquires positive charge and silk the equal amount of negative charge. ठीक है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क में नेगेटिव. सिमिलरली व्हेन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर, वुल और कैट स्किन, कैट के स्किन से भी रब करेंगे, तो ये इबोनाइट एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड वुल इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. द इबोनाइट रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज ऑन रबिंग विथ वुल बिकॉज wool are less tightly bound than the electrons in the ebonite rod. ठीक है. सो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि वुल इबोनाइट रॉड के कंपेयर में लेस टाइटली बाउंड है. फर्दर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनेट मास, सो बाई चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. तो मास अफेक्टेड हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी. फर्दर क्यों ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो फ्रॉम वेयर इट गेट्स एनर्जी, बाय रबिंग वी आर डूइंग वर्क, दिस वर्क डन इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन विच गेट ट्रांसफर टू द अदर मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? यू नो दैट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई होती है ये. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1e 2e 3 होगा, ऐसे नहीं ट्रांसफर होगा 1.5e 3.2e, ऐसे नहीं ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफर होगा. सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोज दैट चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E, which is E is equal to minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. That is Q is Ne. N is 0 plus minus 1 plus minus 2. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे ट्रांसफर होगा. दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O -2 में कि 2 नेगेटिव है O के ऊपर, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. केमिस्ट्री में पढ़ा, इट विल बी 10, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होता है, अगर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 10 हो गया. नाउ एक्सेप्शन, ये एनसीईआरटी बुक में एक्सेप्शन है. क्वार्क पार्टिकल्स, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वहां पे क्वार्क पार्टिकल्स निकलते हैं, वो फ्रैक्शन में निकलते हैं, +-2e/3 एंड +-e/3. ये एक्सेप्शन है, वी डोंट स्टडी अबाउट इट. बेसिकली वी विल just study that charge is always transferred and an integral multiple of basic unit of charge E. Clear हो गया. Next, conservation of charge. देखो, in an isolated system charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another. यहाँ पे भी देखो charge transfer हो रहा है one body से another. So let's see the definition. It states that for an isolated system the net charge always remains constant. That is, the charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another. Example 1, the gamma ray photon has no initial charge. एक gamma ray photon होती है, उसकी कोई initial charge नहीं होती है, कई बार ये break कर जाता है, but when it splits into an electron and positron
द टोटल चार्ज माइनस ई प्लस ई इज जीरो। तो ये गामा जब भी ब्रेक करेगा दो पार्टिकल में, तो एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, सो दैट दोनों की फाइनल नेट चार्ज जीरो होनी चाहिए। सो इट मीन्स चार्ज इज कंजर्व। Further, another example, in all the nuclear transformations, the charge number is always found to remain unchanged. जैसे यूरेनियम 92 238, ये थोरियम 92 34 प्लस 2 हीलियम 4 में स्प्लिट कर गया। तो ये देखो, ये एटॉमिक नंबर, ये 92 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 90 प्लस 2 ये भी 92 हो गया। तो इट मीन्स चार्ज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट, द चार्ज इज स्केलर। चार्ज स्केलर होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 5 इलेक्ट्रॉन होगा ये, या 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वेक्टर होगा तो 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ये कुछ भी हो सकती है, 1 न्यूटन भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन दैट। एडिटिव, चार्ज इज सिंपल एडिटिव, क्वांटाइज ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड कंजर्व ऑलरेडी एक्सप्लेन। Next, if Q1 Q2 is less than 0, force between charges are attractive, less than 0। जैसे एक चार्ज प्लस 2 कूलम है, एक माइनस 3 कूलम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 कूलम स्क्वायर हो गया। माइनस साइन shows that the force is attractive। If Q1 Q2 is greater than 0, force is repulsive। जैसे 2 कूलम into 3 कूलम 6 कूलम स्क्वायर, माइनस 2 कूलम इंटू माइनस 3 कूलम प्लस 6 कूलम स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है दो के बीच में, तो इट मीन्स रिपल्सिव है, बिकॉज सिमिलर चार्ज विल रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज डज नॉट चेंज वॉट एवर बी इट्स स्पीड, whereas the mass changes according to Einstein, m is m0 under root 1 minus v square by c square, where c is speed of light but charge remains unchanged, q is q0। you have studied in +1 आइंस्टाइन का न्यूटन्स लॉ चैप्टर में एक था फॉर्मूला कि अगर ये मास है, मास डज नॉट चेंज, but when mass move compared to the speed of light, then mass of this object changes according to Einstein. This is the formula. But charge does not change, whatever may be speed, even if it is moving with speed of light, it will remain same. See the next property number 5, charges resides on the outer surface of a body। कोई स्फीयर है, ठीक है कि नहीं, सॉलिड स्फीयर है, तो ये चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही रहेगा। कोई भी मेटल है उसके आउटर में, इनसाइड नहीं होता चार्ज। नेक्स्ट, ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन एंड नॉट अट्रैक्शन। सी द मीनिंग, ये कोई चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसके नजदीक कोई न्यूट्रल बॉडी लाएंगे तब भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे नॉर्थ पोल आयरन, ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन को भी अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल को भी अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन से ये नहीं पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, बट अगर दूसरा नेगेटिव रखेंगे पास में तो ये रिपेल करेगा। तो रिपल्सन से ही पता चलता है कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। नेक्स्ट, ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, वो हमने कराया रबिंग वाला, वो फ्रिक्शन हो गया। इंडक्शन ये होता है कि एक इंडक्शन का ये मतलब होता है कि एक चार्ज बॉडी प्लस की उसके नजदीक में अनचार्ज बॉडी लाएंगे तो नेगेटिव इंड्यूस करेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। ये अभी बाद में करेंगे। एंड कंडक्शन मतलब टच करके भी चार्ज को एक बॉडी से दूसरे में फ्लो कराया जाता है। जैसे मेटल है, उसको मेटल में चार्ज को टच कर देंगे तो चार्ज फ्लो करेगा ये। नेक्स्ट, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उससे एनर्जी नहीं निकलेगी। अगर चार्ज एक्सेलरेशन से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उससे रेडिएशंस निकलती है। इसीलिए ये देखना, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। इन सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, सो हेंस दे रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है। Now numericals. Number 1 NCERT. How many electrons are contained in 1 coulomb of charge? What is the mass of the electrons in 1 coulomb of charge? See the first numerical of electrostatics. Since we know that Q is Ne, charge कितनी है 1 coulomb, and we have to find, and charge of electron is 1.6 into 10 power minus 19. So N will be 1 by 1.6 into 10 power minus 19. ये ऊपर जाके 10 19 होगा, एक 10 को इधर ले लेंगे तो 10 18 हो गया। 10 by 1.6 6.2
into 10 power 18 electrons. So 1 coulomb charge में इतने electrons हैं. So this is the answer. सेकेंड पार्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन की मास me है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की मास क्या होगी, n इंटू me. तो n is 6.2 into 10 power 18 and mass of electron you know 9.1 into 10 power minus 31 kg. So by multiplying this it comes out to be 5.7 into 10 power minus 12 kg. Next again NCERT question number 2. How much positive and negative charge is there in a cup of water? Assume mass of 1 cup of water is 250 ग्राम. ठीक है, 250 ग्राम वाटर है, तो उसमें हमें ये पता करना है कि कितनी चार्ज है. तो सबसे पहले उसमें ये निकाल ले कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाएगा, फिर Q is n into E कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो नाउ यू नो दैट 1 mole of water that is 18 gram of water, क्योंकि you know that H2O और ऑक्सीजन 16, तो 18 हो गया. So 1 mole of water that is 18 gram of water contains n molecules. 1 mole में कितने molecules होते हैं, n is Avogadro number. So 18 ग्राम में n molecules है, तो 250 ग्राम of water में कितने होंगे, तो n is n by 18 into 250. So this is the number of molecules in 250 gram of water. Now each molecule of water contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. तो ये देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 into 2 10 हो गया. दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स. Hence the total positive and total negative charge has the same magnitude. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. सो देयरफॉर टोटल चार्ज Q कितना हो गया, Q कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल में 10 ही चार्ज है, तो n मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज हो गया, n into 10 ही. n we have already calculated Avogadro's number, you know, 6 into 10 power 23 into 250 by 18, and it is 10, and charge of electron 1.6 into 10 power minus 19. Multiplying this we get 1.34 into 10 power 7 coulomb. It's all right. Next topic, Coulomb's law. Coulomb's law, ठीक है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे ही कूलम फोर्स है. Q1 and Q2 are 2 charges separated by a distance r, तो सेम चार्ज रिपेल होगा. The force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance. This is called Coulomb's law. So it states that the force between 2 charges Q1 and Q2 separated by a distance r is number 1 directly proportional to the product of the charges, that is F is proportional to Q1 Q2. Second, inversely proportional to the square of distance r, that is F is proportional to 1 by r square. So by combining these two, F is proportional to Q1 Q2 by r square, changing proportional into equal, some constant k is put, so F is equal to k Q1 Q2 by r square, where k is constant and its value of is k is 1 by 4 pi epsilon naught. ठीक है, this epsilon naught is called permittivity of free space. ये देखो नया टर्म है epsilon naught, zero, naught means zero, epsilon naught, permittivity of free space. Its value is epsilon naught. You have to learn this value, 8.85 into 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square. This is the value of epsilon naught. ठीक है. Now on what factor this k depends? Where k depends upon number 1 nature of medium between Q1 and Q2. इन दोनों के बीच अगर वाटर है या मीडियम चेंज हो जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, तो k की वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करती है. एंड नंबर 2 द सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ F Q1 Q2 एंड R, कि हम ये CGS यूनिट में ले रहे हैं या SI में, इस पे भी डिपेंड करता है ये k की वैल्यू. एंड इफ वी प्लॉट अ ग्राफ F वर्सेस R, you know that inversely proportional है, R increase होगा तो force decrease होगा, तो this type of graph is called hyperbola graph. So FR graph is hyperbola. It's all right. तो बाकी ये units कैसे आया वो सब अभी बाद में कराएंगे ये सारा कुछ, ठीक है. 10 बस
Now see the value of constant k, 1 by 4 pi epsilon 0. 1 by 4 pi is 22 by 7, epsilon 0 8.85 into 10 power minus 12. Solving this we get 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. This value is standard. अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे अब k की वैल्यू डायरेक्ट we will be putting 9 into 10 power 9. So complete coulombs formula will be F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Now you see that ये 1 by 4 pi epsilon 0 ये F R square by Q1 Q2, that's why its unit is Newton meter square by coulomb square. So this is the unit of K. It's all right. Now we know that Y is the MX graph is a straight line. ये CBSE बोर्ड में आया था 2011 में कि if we plot a graph F versus 1 by R square, not R, 1 by R square. So X we have taken 1 by R square and Y is F, then graph will be a straight line. If the two charges are positive Q1 Q2, the graph will be like this, force will be positive. If two charges are of opposite sign, force will be this side and force will be negative. ठीक है? So F by 1 by R square graph will be a straight line. Next, ये objective numerical, the minimum electrostatic force between two charged particles placed at a distance of 1 meter is A option 2.3 into 10 power minus 28 Newton, B 6.2 into 10 power minus 34 Newton, C 1.02 into 10 power minus 26 Newton and D 4.2 into 10 power minus 20 Newton. The minimum force between two charged particles. तो minimum charge जितना minimum होगा force भी minimum होगा. So since we know that minimum charge is Q minimum is the charge of an electron. क्योंकि चार्ज इज क्वांटाइज्ड फ्रैक्शन में तो होता नहीं, मिनिमम इज ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो फोर्स मिनिमम इज 1 by 4 pi epsilon naught E into E by R square. 1 by 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9. Charge of electron 1.6 into 10 power minus 19 square by 1 square. तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.3 into 10 power minus 28. इट्स ऑल राइट. क्योंकि पहले पावर को सेट कर लेना, ये 10 power minus 38 है ना ये, और ये इसे कर सकते हैं 10 पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें और ये 10 कर दे तो 10 पावर 10 आ जाएगा. तो ये सेटिंग करके 10 पावर माइनस 28 आ जाएगा पावर. नौ कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम फुल पेज में भी बनते हैं, हाफ पेज में भी बनते हैं, 3-4 लाइनों में बनते हैं, कई प्रॉब्लम एक लाइन में ही बनते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो वी हैव टू नो द शॉर्टकट ट्रिक. सो सी दैट सम ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स. If two equal vectors are at 90 degree, the resultant is root 2x. कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला हमने वेक्टर में पढ़ा था, c square is a square plus b square plus 2ab cos theta. तो बार बार वो सॉल्व करने की जगह कई न्यूमेरिकल मिलेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे. x is equal to root 2x. If two equal vectors, वेक्टर इक्वल होना चाहिए x is 60 degree, the resultant is root 3x. If two equal vector are 120 degree, resultant will remain same x. And if two equal vector are any angle, suppose 40 degree or 80 degree, then x dash is 2x cos theta by 2. This is the basic formula. अगर ये चेक करना है इसको तो चेक कर सकते हैं. पुट थीटा 120 by 2 60 cos 60 is half, 2 कैंसिल हो गया, x आ गया. ठीक है. नाउ यू सी दैट ये भी कई चैप्टरों में काम आएगा. ये तीन फोर्सेस 120 है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? इट विल बी 0. क्यों? F और F के एंगल 120 है तो रिजल्टेंट F ही रह जाएगी इस लॉ से. इसके अकॉर्डिंगली ये F रह गई, ये पहले से F है, 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया. कुछ चैप्टरों में ये भी काम आएगा, बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है. इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. ठीक है. द डिस्टेंस फ्रॉम AD, ये दिस इज पॉइंट D, व्हाट विल बी AD is root 3L by 2. And what is B? Centroid की center से distance B is L by root 3. So these two shortcut will be helpful. Next NCERT problem number 1. Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q. देखो ये three charges है Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. ये side L है, ये equilateral triangle है side L. What is of side L? What is the force on charge Q placed at the centroid of the triangle? ये centroid में Q रखा हुआ है, इस पे net force कितनी लगेगी?
ठीक है। तो अभी क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है, क्यू को इधर रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स निकालना है, इस पे तो निकालना नहीं है, तो फोर्स इधर लगेगा। ये भी सेम चार्ज है, तो ये क्यू इसको इधर रिपेल करेगा और ये क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, तो 3 फोर्सेस आर लाइक दिस, 120 120 120 होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, suppose 3 charges q are placed at the corner of side A, angle 60 degree. Find the net force on charge q at C. Find the net force on charge q placed at C. देखो बहुत सिंपल है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, सेम चार्ज है, रिपेल करेगा, F हो गया, ये इसको इधर रिपेल करेगा, F, 2 इक्वल वेक्टर 60 एंगल पे, तो रिजल्टेंट क्या होगी, √3x। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी √3F, तो √3, और कोई एक की वैल्यू फोर्स क्या होगी, कूलम्स लॉ, 1/4 pi epsilon 0 q square by a square. So this being the answer. Now see the next problem, third. A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges, capital Q. The system of 3 charges will be in equilibrium if q is equal to. These are the 4 options. See the meaning. ये चार्ज Q है और इनके सेंटर Q पे एक चार्ज रखा हुआ है, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Q है, सपोज ये पूरा R है, तो दिस इज R/2 एंड दिस इज R/2। पहले इसको चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है कि नहीं। ये देखो, ये सेम चार्ज है, रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगा, ये दोनों भी सेम चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इधर लगेगा, तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो सकता है, तो ये पॉसिबल है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अब इसे चेक करो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ये Q और Q ये रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इधर लगेगा, और ये Q सेम चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कभी भी पॉसिबल नहीं है आंसर कि तीनों पॉजिटिव है तो तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो फिर इसका हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो सी दैट, अब इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स Q एंड डिस्टेंस कितना R/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना लगाएगा, कैपिटल Q इंटू Q स्क्वायर बाई R²। अब ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब नेट फोर्स 0 है, सो दिस 2 फोर्स शुड बी 0। इसको इधर ले जाएंगे, -Q स्क्वायर बाई R² ही हो गया। अब ये K कैंसिल हो गया, R² कैंसिल हो गया, एक Q कैंसिल हो गया, सो स्मॉल q इज -Q/4 इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सी मोर क्वेश्चंस। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q placed at the center of the circle of radius r. This is a circle of radius r, minus small q plus q is placed here, और सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस पे कितना लगेगा। नाउ यू सी दैट ये चार्ज फोर्स लगाएगा, सेम चार्ज है, रिपेल होगा, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, F इधर लगेगा, ये प्लस Q ये माइनस Q अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से भी इधर लगेगा, तो सेम F लगेगा, क्योंकि Q और Q सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सो इट इज 2F हो गया इधर। नाउ ये Q और Q सेम चार्ज है, तो रिपेल होगा, तो ये इसको ऊपर लगाएगा F, और ये -Q प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा, तो सेम फोर्स F लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, सो 2F और 2F हो गया। अभी शॉर्टकट बताया मैंने, ये 90 एंगल है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी √2 into 2F, सो हेंस नेट फोर्स F dash is 2√2F, इट इज 2√2F। F क्या है, किसी एक के बीच की फोर्स है, तो फोर्स इज 1/4 pi epsilon 0 Q into capital Q by R², so this is the answer। और see one more example on it, फिर एकदम फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। Say that ये JEE Mains का पास्ट क्वेश्चन है। If resultant force on Q is 0, then prove that Q is -2√2Q। अब मान लो कि ये चार्ज है, सपोज इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो प्रूफ करना है कि Q is -2√2Q।
देखो ये Q Q Q और Q क्वेश्चन में गिवन है, साइड है गिवन है, ये इट इज ए स्क्वायर। तो अब इस पे नेट फोर्स 0 है सपोज, तो ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, देखो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो ये फोर्स F उधर लगाएगा। ये भी सेम चार्ज है, आपस में रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से भी फोर्स इधर लगेगा। और ये फोर्स सेम होगा क्योंकि Q Q A सेम है, Q Q A सेम है, तो F और F सेम हो गया। और ये इसके बीच में भी Q Q रिपेल होगा क्योंकि सेम चार्ज है, तो ये इस पे इधर लगाएगा। चूंकि ये डिस्टेंस अब चेंज हो गया ना, तो फोर्स F1 है, सेम फोर्स F नहीं लगेगा, ये F1 लगेगा। अब ये F और F 90 एंगल पे, तो इसकी रिजल्टेंट √2F हो गई, और एक F1 ये लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन Q विल बी हाउ मच, F dash will be √2F plus F1. I think it is clear, √2F into F1. So F dash will be √2. What is F? इनके बीच F कितना है? K Q by A square. और इनके बीच कितना है ये? K Q square, कैपिटल Q square. डिस्टेंस √2A का स्क्वायर हो गया 0. ये वैल्यू यहाँ हो गई, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ गया। अब ये A square कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, एक Q कैंसिल हो गया। ये सॉल्व करने पे Q - 2√2Q इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड ऑनवर्ड्स करेंगे।